जिन लोगों को इस साल एक 55 इंच टीवी खरीदना है उन लोगों के मजे, क्योंकि हर ब्रांड ने 55 इंच साइज के अंदर इतने सारे मॉडल्स लॉन्च करे हैं कि आपको वैरायटी देखने को मिल रही है। आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, बट उसी के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपको उस ज्यादा वैरायटी के अंदर ज्यादा कंफ्यूजन भी हो रही है और आपको यह समझ नहीं आ रहा कि ये वाले ब्रांड का 55 इंच मॉडल ज्यादा अच्छा है या उस वाले ब्रांड का जो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहा है। और ये कंफ्यूजन लाजमी भी है और मैं इसी वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन भी देने जा रहा हूं, क्योंकि जितने भी टीवीज मेरे पास हैं उन सबको एक ही साथ रख के मैं साइड बाय साइड आपको कंपेयर करके ये बताऊंगा कि बेस्ट 55 इंच टीवी इन इंडिया इन 2023 कौन सा है हर प्राइस रेंज के अंदर। ये वीडियो थोड़ा सा अलग है दोस्तों। इसके अंदर मैं आपको टीवी की लुक्स, उनके कनेक्टिविटी ऑप्शंस, उनके फीचर्स और उनकी ऑडियो क्वालिटी के बारे में नहीं बताऊंगा। आपको अगर वो सब जानना है तो मेरे डेडिकेटेड वीडियोस आपको मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर आराम से देखने को मिलेंगे। आप उन्हें गौर से आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करूंगा सेम सेगमेंट में यानी सेम प्राइस सेगमेंट में आने वाले टीवीज की पिक्चर क्वालिटी और उनकी HDR कैपेबिलिटीज यानी डायनामिक रेंज, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक टीवी को, एक सही टीवी को चुनने के लिए। और उन्हें कंपेयर करके जब मैं आपको ये सेम कंटेंट उन सभी टीवीज में साइड बाय साइड रख के चला के दिखाऊंगा तो आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा टीवी लेना है। ये काम मैं कर पाता हूं आपकी सपोर्ट से, क्योंकि इन सभी टीवीज को मैं खुद खरीदता हूं और इनको टीवीज को खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और उन पैसों का अरेंजमेंट आप करके देते हैं मुझे। मैं आपसे डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली पैसे लेता हूं। जब आप मेरे दिए गए अफिलिएट लिंक को यूज करके अपनी परचेज को पूरा करते हैं तो बिना आपके प्राइस को 1 रुपया भी चेंज करे हुए इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प होती है। और वो फाइनेंशियल हेल्प का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं सिर्फ और सिर्फ टीवीज परचेज करने के अंदर लगाता हूं। आप में से कई लोग ये भी पूछते हैं कि मैं उतने सारे टीवीज का करता क्या हूं। मैं ये करता हूं, मैं आपके लिए ऐसा कंपैरिजन बनाता हूं जिसमें 30 से ज्यादा टीवीज होते हैं और उससे आपकी मदद होती है, आप एक सही टीवी, एक सही प्रोडक्ट खरीद पाते हैं। और ये भी बता दूं दोस्तों कि मैं किसी भी ब्रांड से कोई पैसा नहीं लेता ऐसे वीडियोस या कोई भी और वीडियोस को बनाने के लिए। और ये गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, मुझे आपको बताना इसलिए भी बेहद जरूरी है। चलिए अब सारी इधर उधर की बातें खत्म, अब मैं आपको सीधा फर्स्ट सेगमेंट पे लेके चलता हूं। और इस सेगमेंट के अंदर आप देखेंगे कि हमने 4 टीवीज को रखा है और ये टीवीज हैं VU GLOLED, Hisense A6H, Acer Advanced I सीरीज और ब्लॉपो का G2 QLED। सिर्फ एक ब्लॉपो ही है जो QLED है, लेकिन बाकी तीनों टीवीज नॉर्मल टीवीज हैं। बट आप जब पिक्चर क्वालिटी को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि आपको बाकी तीनों की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगेगी। और वो QLED सिर्फ आपको थोड़े से वार्म कलर्स देगा, लेकिन डिटेल्स मिसिंग होंगी। आपको शैडोज में डिटेल्स बिल्कुल नजर नहीं आएंगी और इसी वजह से ये मेरे लिए एक नॉट रिकमेंडेड टीवी बना था। और कुछ दिन पहले मैंने इसे नॉट रिकमेंडेड टीवीज के वीडियो में डाला था फ्रीडम कैंपेन में। लेकिन अब हम इस सेगमेंट में ब्लॉपो को हटाते हैं और अब आपको मैं 3 टीवीज दिखाता हूं। ये VU GLOLED, Hisense A6H और Acer Advanced I सीरीज के 55 इंच मॉडल्स हैं। और इससे पहले कि हम पिक्चर क्वालिटी को जज करें, ये दूसरी बार मेरे साथ हो रहा है कि VU इतना ज्यादा फ्लिकर करने लगा, पर्टिकुलरली इन दी OTT एप्स, कि हमें उसे सेगमेंट से ही आउट करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि आपको हर VU GLOLED टीवी के अंदर ऐसा ही फ्लिकर मिलेगा। ये टीवी मैंने पिछले साल लिया था और इसका ट्रू व्यू भी किया था। उसके बाद ये टीवी पड़ा था। इस साल जब हमने इसे खोला और इसकी टेस्टिंग दोबारा से शुरू करी, ये प्रॉब्लम हमें शूट करते समय आने लगी। सर्विस टीम से 10 दिनों तक भी कोई रिस्पांस ना मिलने की वजह से मैंने इसे कंपटीशन से आउट किया। और अब हम देखेंगे Hisense A6H और Acer Advanced I सीरीज का एक एक्चुअल कंपैरिजन, जिसमें आपको सारे टाइप की फुटेजेस में दिखा के ये बताऊंगा कि इनमें से कौन सा बेहतर टीवी है। और अगर आप ये धीरे धीरे नोटिस करना शुरू करेंगे कि कलर्स हों या फिर ब्लैक्स हों, उनके अंदर आपको कौन सा टीवी बेहतर लग रहा है, तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुझे Hisense अच्छा लगा और कुछ कहेंगे कि मुझे Acer Advanced I सीरीज अच्छा लगा। But let me tell you the major difference between the two TVs. Hisense A6H 55 इंच मॉडल के अंदर आपको एक IPS पैनल मिलता है, इसलिए इसके ब्लैक्स में बहुत फर्क है Acer Advanced I सीरीज के ब्लैक्स में।
क्योंकि उसमें आपको एक VA पैनल मिलता है। दोनों की ब्राइटनेस लगभग बराबर है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ब्राइटनेस नहीं, पॉइंट यहाँ पे कलर ऑप्टिमाइजेशन है। दोनों की कलर ऑप्टिमाइजेशन भी बिल्कुल डिफरेंट करी गई है। हाइसेंस A6H आपको बहुत ज्यादा ओवर सैचुरेटेड कलर्स दिखाएगा, जबकि एसर एडवांस्ड आई सीरीज आपको दिखाएगा थोड़े से नेचुरल कलर प्रोफाइल की तरफ जाते हुए कलर्स। ये ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा बेहतर है एंड इट इज मोर प्लीजिंग टू द आई। हाइसेंस टीवी क्योंकि लास्ट ईयर का मॉडल है, उसके अंदर कई अपडेट्स आ चुके हैं और उन अपडेट्स के बाद भी एक प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट करती है और वो है बैंडिंग। हाइसेंस A6H के अंदर आपको थोड़ी बहुत बैंडिंग देखने को मिलेगी इन HDR10+ वीडियोस। ये बैंडिंग विजिबल है, लेकिन आपको एसर एडवांस्ड आई सीरीज में नहीं मिलेगी। ये कारण है जिसकी वजह से मेरी प्रेफरेंस इन दोनों में से बनता है एसर एडवांस्ड आई सीरीज। However, अगर आपका बजट बहुत कम है और आपको एक अच्छा 55 इंच टीवी खरीदना है, इसलिए इन दोनों में से मेरी प्रेफरेंस बनती है एसर एडवांस्ड आई सीरीज 55 इंच मॉडल। However, अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा कम है और आपको किसी भी डिस्काउंट सेल के अंदर हाइसेंस का A6H बहुत कम प्राइस पे मिले, देन यू मस्ट गो फॉर इट। ये दोनों बहुत अच्छे टीवीज हैं, लेकिन इनको अगर वेरी क्लोज कंपैरिजन के अंदर अगर मैं कंपेयर करूं तो एसर हमेशा जीतता है हाइसेंस A6H से। अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और मैं इस सेगमेंट के विनर यानी एसर एडवांस्ड आई सीरीज टीवी को कंपेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट सेगमेंट के किंग से, यानी सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट टीवी। इस टीवी को भी मैंने ट्रू व्यू किया था, आप वो पूरा डिटेल्ड वीडियो बाद में देख सकते हैं, लेकिन आप अगर पिक्चर क्वालिटी इस समय देखेंगे तो ये दोनों टीवीज नेक ऑन नेक कंपटीशन के साथ आते हैं। शायद किसी किसी सीन के अंदर आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि सैमसंग ज्यादा अच्छा है या एसर, डायनामिक रेंज किस टीवी की ज्यादा बेहतर है और कौन सा टीवी थोड़े कम सैचुरेटेड कलर्स दिखा रहा है। गौर करने की बात यह है कि दोनों VA पैनल हैं और दोनों बहुत अच्छे पैनल हैं, दोनों बहुत अच्छी कंपनीज, दोनों अच्छे ब्रांड्स के पैनल हैं, दोनों के अंदर ब्राइटनेस भी लगभग बराबर है, लेकिन फिर भी आपको कलर्स में थोड़ा डिफरेंस मिलेगा बिकॉज वन इज अ वेरी 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 बिग ब्रांड सैमसंग, अनदर इज अ बिग ब्रांड एसर। ये दोनों टीवीज को अगर हम नेक ऑन नेक देखते हैं तो मुझे एसर भी कहीं कहीं अच्छा लगता है और सैमसंग भी कहीं कहीं। ये अपनी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है। हम हर टाइप का कंटेंट जब चेक करते हैं, जैसे HDR10+, जिसकी सपोर्ट आपको सैमसंग में मिलेगी लेकिन एसर में नहीं, लेकिन एसर ज्यादा बेहतर तरीके से आपको यही HDR10+ कंटेंट दिखा रहा है, बल्कि एसर में वो सपोर्ट नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है डायनामिक रेंज, जो कि एसर टीवी में बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। नाउ द चॉइस रिमेन्स विद यू, द चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। मेरा काम है आपको सेम कंटेंट दिखाना दोनों ही टीवीज में, ताकि आप ये खुद डिसाइड करें कि आपको इन दोनों में से कौन सा टीवी लेना है। आपको ज़्यादा बेटर रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड सैमसंग का टीवी लेना है या फिर आपको एसर पे भरोसा करना है। इन माय ओपिनियन एसर हैज़ एन एज ओवर सैमसंग इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी, और मेरे हिसाब से ये दोनों इस पर्टिकुलर कंपटीशन के अपने अपने लेवल पे विनर हैं, क्योंकि कुछ जगह मुझे सैमसंग की पिक्चर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर लगी फ्रॉम एसर। और एसर में जो एक चीज़ मिसिंग है वो है ऑटो लो लेटेंसी मोड। अगर आप एक गेमर हैं तो आपको एसर में ऑटो लो लेटेंसी मोड नहीं मिलेगा, लेकिन सैमसंग में वो आपको मिलेगा। However, कनेक्टिविटी ऑप्शंस में दोनों ही टीवीज में कोई फर्क नहीं है, आपको दोनों में HDMI EARC पोर्ट मिलेंगे, सो दैट वे यू आर सिक्योर्ड एंड सेफ। लेकिन प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल में या किसी डिस्काउंट पीरियड में आपको क्या प्राइस मिलता है दैट आई कांट से, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों टीवीज में से आपको कौन सा बेहतर लगता है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, लेकिन सभी टीवीज के लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 टीवी लिस्ट में देता जा रहा हूं, और प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा उन लिंक्स को यूज करके अपनी परचेज करने के लिए। आप में से कई लोग ये चाहते थे कि मैं सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट को LG UR7500 के साथ कंपेयर करूं, सो देयर यू गो। मैं इन दोनों टीवीज को एक साथ रख के आपको इन की पिक्चर क्वालिटी और उनमें डिफरेंसेस दिखाता हूं। मैं LG UR7500 का 50 इंच साइज इस टीवी के साथ रख रहा हूं, क्योंकि मेरे पास इस समय वही साइज अवेलेबल है, और ये VA पैनल का टीवी है जिसका आपने वीडियो अभी कुछ ही दिन पहले देखा है। इन दोनों टीवीज के अंदर आपको सेम कंटेंट देखते हुए ये एहसास होगा
कि दोनों VA पैनल के टीवीज कितनी डिफरेंट टाइप की पिक्चर क्वालिटी आपको दिखा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको ये बता दूं कि सैमसंग क्रिस्टल आई स्मार्ट HDR10 प्लस की सपोर्ट के साथ आता है, जबकि LG UR7500 में ये सपोर्ट आपको नहीं मिलती। दोनों ही टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट नहीं मिलेगी, लेकिन आपको HDR10 प्लस के कंटेंट के अंदर कौन सा टीवी अच्छा लग रहा है ये आप खुद डिसाइड करें। मैं आपको जानबूझ के स्क्रीन पॉज कर करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डिटेल्स किस तरह से ढूंढनी है। मैं आपको वो शैडोज में ज़्यादा डिटेल्स सेम सीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा डिटेल्स किस टीवी के अंदर मिली। आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि किस तरह से पिक्चर क्वालिटी को देखा जाता है और किस तरह से मैं एक रिव्यू करने के लिए टीवी को जज करता हूँ। और ये देखते हुए आप कलर्स का भी रिस्पॉन्स देखें, कलर्स में डिफरेंस देखें, किस तरह से LG और सैमसंग ने दोनों ही अपने अपने टीवीज में कलर्स को ऑप्टिमाइज करा है। ये देखिए, ब्लैक्स में भी कई टाइप के वेरिएशन होते हैं, हर कलर में बहुत बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं। ब्लैक्स के वेरिएशन को शायद मैं आपको कैमरा पे ना दिखा पाऊँ, लेकिन जब हमने सामने से खड़े होकर दोनों टीवीज को साइड बाय साइड कंपेयर किया तो LG UR7500 वाज माइल्स अहेड ऑफ सैमसंग। इसका कारण ये है कि उनका पैनल ज़्यादा केपेबल है, उसमें ज़्यादा कलर्स दिखाने के लिए ज़्यादा अच्छे से डायनामिक रेंज दी गई है और कलर ऑप्टिमाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से करे गए हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर कलर्स और ब्लैक्स दोनों दिखते हैं। अब डायनामिक रेंज की बात करी ही है तो आपको इनकी डायनामिक रेंज भी दिखाता हूँ। हैंड्स डाउन यहाँ पे भी LG UR7500 इज अ क्लियर विनर एंड सैमसंग इज जस्ट ओके, क्योंकि मुझे शैडोज में डिटेल्स नहीं दिखी, और जहाँ मुझे शैडोज में डिटेल्स नहीं दिखती वहाँ मैं उसे एवरेज पैनल कहता हूँ। It is not a bad panel, but it's an average panel. You can call it good. But UR7500 अगर मैं Samsung के साथ कंपेयर करूं क्रिस्टल आई स्मार्ट के साथ, then LG has a strong edge over Samsung. दोनों ही टीवीज के अंदर आपको डॉल्बी विजन की सपोर्ट नहीं मिलेगी और दोनों में ही व्यूइंग एंगल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। और ये बहुत ऑब्वियस है, किसी भी अच्छे VA पैनल के अंदर आपको 20-25% का कलर और ब्राइटनेस का लॉस मिलेगा एट अराउंड 60 डिग्रीज आप जब टीवी के जाएंगे तो इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको एक VA पैनल से जो ज़्यादा अच्छे ब्लैक्स और ज़्यादा डीपर कलर्स मिलेंगे वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। डॉल्बी विजन का ना होना भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डॉल्बी विजन के कंटेंट को भी मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया दोनों ही टीवीज में, बट आई स्टिल एंजॉयड इट मोर ऑन LG। ये दोनों टीवीज लगभग सेम प्राइसेस पे रहते हैं 55 इंच साइज के अंदर, और मैं इन दोनों में से अगर चूज करूंगा देन आई वुड डेफिनेटली पिक LG UR7500। एक प्रॉब्लम है सिर्फ, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कोई जरिया नहीं है जिससे आप ये चूज कर सकें कि आपको VA पैनल मिलेगा या IPS। LG के IPS पैनल को मुझे एक्सप्लेन करके बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट पैनल इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी गुड पैनल। बट जो लास्ट ईयर तक VA पैनल के टीवीज इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते थे LG के, उसको ड्रामेटिकली LG ने इम्प्रूव करके एक पूरे तरीके से नया पैनल इंट्रोड्यूस किया, जिसकी कॉन्ट्रास्ट रेशो बहुत अच्छी है, जिसकी ब्राइटनेस अच्छी है और जो अच्छी नहीं बहुत अच्छी डायनामिक रेंज के साथ आता है इन द बजट सेगमेंट। सो द चॉइस अगेन विल बी कम्प्लीटली योर्स। मैं सिर्फ अपने लिंक दे सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि टीवी कौन सा बेहतर है। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट में मिलेंगे, प्लीज़ उन्हें यूज़ करिएगा। सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं और अब आपको मैं ऐसे टीवीज दिखाता हूँ जो दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग कैपेबिलिटीज़ के साथ आते हैं और अलग अलग यूज़र्स और बायर्स के लिए सही या फिर गलत हैं। मैं बात कर रहा हूँ हाइसेंस के E7K Pro यानी टॉर्नेडो QLED की, और तोशिबा के M650 यानी मिनी LED QLED टीवी की। ये दोनों टीवीज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और सिमिलर प्राइस रेंज के हैं 55 इंच साइज के अंदर, और दोनों को मैंने ट्रू व्यू ऑलरेडी कर रखा है। आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये दोनों टीवीज मुझे ब्रांड ने भेजे थे, ये नहीं मैंने ख़रीदा नहीं है, लेकिन इनके प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर भी कंपेयर करते हुए बताऊँगा। ये टीवीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अलग अलग यूज़र्स के लिए आप अगर सेम सीन्स में इन दोनों ही टीवीज़ को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा
कि ये दोनों VA पैनल के टीवीज अलग अलग टाइप की कलर प्रोफाइल के साथ आते हैं। तोशिबा एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल के साथ आता है और उसमें ब्राइटनेस भी ज्यादा है, जबकि हाइसेंस E7K Pro एक VA QLED पैनल है। इट इज अ DLED पैनल और उसकी ब्राइटनेस तोशिबा से कम है। दोनों में आपको सभी टाइप के वीडियो फॉर्मेट्स की सपोर्ट मिलती है और आप गिनते जाइए HDR10, HDR10+, इनफैक्ट एडेप्टिव, डॉल्बी विजन IQ, HLG, नो मैटर विच फॉर्मेट यू चूज टू वॉच द कंटेंट ऑफ, आपको तोशिबा और हाइसेंस दोनों में उसकी सपोर्ट मिलती है। तो सबसे पहले HDR10+ कंटेंट को हम चेक जब करते हैं तो उसमें क्लियरली फॉर कंटेंट वॉचिंग तोशिबा इज अ क्लियर विनर अकॉर्डिंग टू मी। इस टीवी के अंदर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलती है। तोशिबा की डायनामिक रेंज हाइसेंस E7K Pro से ज्यादा बेहतर है और आपको शैडोज में बहुत ज्यादा अच्छी डिटेल्स तोशिबा दिखाएगा। अब ये चॉइस आपकी है कि आप किस टाइप का टीवी लेना पसंद करेंगे। एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल अलग तरीके से शैडोज में डिटेल दिखाता है, वो ओवरऑल पूरी पिक्चर के अंदर कॉन्ट्रास्ट को मेंटेन करके भी रखता है और आपको डिटेल्स भी दिखाता है। लेकिन एक नॉर्मल पैनल आप इस सीन में बहुत ध्यान से देखें, आपको सिर्फ एक शैडो में ज्यादा डिटेल्स दिखाने का काम करेगा, उसे प्रॉपरली इक्वली मैनेज नहीं करेगा, जो हाइसेंस टीवी नहीं कर पा रहा है। हाइसेंस की ये पिक्चर क्वालिटी बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे साथ में रख के तोशिबा के साथ कंपेयर करेंगे तो मैं इसमें से तोशिबा की पिक्चर क्वालिटी को बेटर कहूंगा, क्योंकि उसने कॉन्ट्रास्ट को बेटर तरीके से मैनेज किया। कलर का रिस्पॉन्स भी दोनों टीवीज का थोड़ा सा फर्क है, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा फर्क है, क्योंकि आपको अगर नेचुरल कलर्स ज़्यादा पसंद हैं तो आपको तोशिबा M650 मिनी LED टीवी बहुत ज़्यादा नेचुरल कलर प्रोफाइल दिखाएगा। ये पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल। आपको हाइसेंस के अंदर वो कलर प्रोफाइल नहीं मिलेगी। एंड यू नो इट इज़ द कलर इंजन जो तोशिबा के अंदर यूज़ करा गया है वो डिफरेंट है। जो हाइसेंस के अंदर यूज़ होता है उसमें ओवर सैचुरेशन कलर्स की होती है, दैट इज़ देयर, बट सबकी पसंद अलग अलग है। मैं आपको दोनों के अंदर जो कलर्स और दिखा रहा हूँ उसके अंदर भी आप ध्यान से देखें। दोनों क्योंकि VA पैनल के टीवीज हैं, हमने ब्लैक्स भी इन दोनों से जब टेस्ट किए, दे आर वेरी वेरी गुड ब्लैक्स। आपको कोई शिकायत नहीं होगी दोनों टीवी के ब्लैक से, लेकिन एक्सपेक्ट मोर डिटेल्स इन तोशिबा। जहां हाइसेंस एक बहुत स्ट्रॉन्ग एज रखता है ओवर तोशिबा इज द गेमिंग डिपार्टमेंट। अगर आप एक गेमिंग एंड कंटेंट के लिए टीवी ढूंढ रहे हैं, देन हाइसेंस E7K Pro इज द आंसर, बिकॉज बजट कैटेगरी के अंदर ये सबसे ज़्यादा अच्छा गेमिंग टीवी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कैपेबिलिटी मिलेंगी। फर्स्ट, ये 144 हर्ट्ज के नेटिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके अंदर आपको AMD FreeSync प्रीमियम की सपोर्ट मिलती है। आप इससे HDR गेमिंग कर सकते हैं और उस गेमिंग में आपको डॉल्बी विजन गेमिंग की सपोर्ट भी मिलेगी। आपको इसके अंदर ऑब्वियसली ऑटो लो लेटेंसी मोड भी मिलेगा, 144 हर्ट्ज के पोर्ट्स मिलेंगे। व्हाट एल्स डू यू नीड इन दिस टीवी? आप इस टीवी को अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है तो 240 हर्ट्ज तक लेके जा सकते हैं। एंड यस, बाय द वे, इट हैज VRR। जबकि तोशिबा के अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड और VRR देखने को मिलता है। हाउएवर that TV itself is at 60 Hz, so वो एक 60 Hz का पैनल है। आप उसे ठीक है टेक्निकली 120 Hz तक लेके जा सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड टीवी फॉर कैजुअल गेमर्स, बट अगर आप एक सीरियस गेमर हैं, सीरियस लेवल गेमर हैं एंड यू सीरियसली नीड अ गेमिंग टीवी, आई वुड हाईली रिकमेंड टू गो फॉर हाइसेंस E7K Pro। लेकिन अगर आपको सिर्फ कंटेंट देखना है और आप सिर्फ कंटेंट देखने के लिए और कभी कभी महीने में 1-2 बार 3 बार आप गेमिंग करते हैं कैजुअली, देन तोशिबा मिनी LED M650 विल बी द राइट चॉइस फॉर यू। ये दोनों टीवी सिमिलरली प्राइस्ड हैं और मुझे नहीं पता कि डिस्काउंट पीरियड में इनके प्राइसेस क्या होंगे, लेकिन मुझे ये पता है इन दोनों के लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं और आपके पास फ्रीडम है कोई भी टीवी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करने की। प्लीज जाइए और उन लिंक्स को चेक करिए। अपनी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे भी मैं आपको एक नहीं 2 टीवीज दिखाऊंगा ताकि आप खुद अपनी जरूरत के हिसाब से एक सही टीवी चुने।
मैं बात कर रहा हूँ LG के NanoCell 73 की और सोनी के 74L की। ये दोनों बेहद शानदार टीवीज हैं और बहुत अच्छे ब्रांड्स के भी हैं। इन दोनों के अंदर आपको बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलेगी, लेकिन एक मेजर फ़र्क है, दोनों के अंदर पैनल बिल्कुल डिफरेंट है। आपको जहां सोनी के अंदर एक IPS डीलेड पैनल मिलता है, वहां पे नैनो 73 के अंदर आपको एक VA डीलेड QLED पैनल मिलता है। यस, नैनो 73 इज अ QLED पैनल, जिसे कभी भी LG QLED नहीं बुलाता, क्योंकि QLED जो टर्म है ये सैमसंग की दी हुई है एंड सैमसंग इज LG's कॉम्पिटिटर, इसलिए वो नैनो सेल बोलते हैं। बट हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है पिक्चर क्वालिटी से। और जब मैं पिक्चर क्वालिटी को देखता हूँ दोनों ही टीवीज़ के अंदर, तो ये शायद मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था डिसाइड कर पाना कि इन दोनों में से बेटर कौन सा है। ये दोनों टीवीज़ HDR10+ की सपोर्ट के साथ नहीं आते, लेकिन जब हम HDR10+ का ही कंटेंट इसमें देखते हैं, then I think, in my opinion, Nano 73 has a very strong edge over Sony। मैंने आपको जान के सीन पॉज करके वो पर्टिकुलर डिटेल दिखाने की कोशिश करी जो मैं देख के बहुत खुश और हैरान भी था, क्योंकि मैं इसीलिए नैनो 73 को बहुत ओपनली रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज दैट टीवी इज़ अ ब्रिलियंट टीवी। इस टीवी के अंदर आपको जो डायनामिक रेंज मिलेगी वो आपको सोनी 74L में नहीं मिल सकती। इसके कुछ अपने कॉन्स हैं, जैसे VA पैनल के होते हैं, इसमें आपको व्यूइंग एंगल्स उतने ज़्यादा शानदार नहीं मिलेंगे, 20% का आपको कलर और ब्राइटनेस लॉस देखने को मिलेगा ही। बट दैट गोज विद एवरी VA पैनल। आप कलर्स देखें, आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा इस टीवी के अंदर, कलर्स को एंजॉय करेंगे आप। और नेचर के अंदर जब आप यही सेम दोनों टीवीज़ के अंदर कंटेंट देखेंगे, तो उसके अंदर आपको डायनामिक रेंज सोनी और LG की लगभग बराबर मिलेगी। कहीं कहीं सोनी बहुत ज़्यादा आगे होगा, कहीं कहीं LG। सीरियसली एज अ रिव्यूअर इट वाज रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू डिसाइड कि इन दोनों में से बेहतर टीवी मैं किसे बताऊं। सो दैट इज़ वाई मैंने इन दोनों टीवीज़ को बिल्कुल सेम लेवल पे रेट किया है। सोनी के IPS पैनल होते हुए भी आप देखेंगे कि इस टीवी के अंदर आपको बेहतरीन ब्लैक्स मिल रहे हैं, जो कि आपको VA पैनल का LG Nano 73 भी दिखा रहा है। बट लुक एट सोनी, द वे दे ऑप्टिमाइज देयर ब्लैक्स। इतनी कम कॉन्ट्रास्ट रेशो होते हुए भी और इतनी शानदार LG की कॉन्ट्रास्ट रेशो होते हुए भी आपको ब्लैक्स बिल्कुल बराबर दिखे। एंड दैट इज द मैजिक ऑफ सोनी, द वे दे ऑप्टिमाइज देयर कलर्स। सोनी के कलर्स के अंदर आपको ये भी देखने को मिलेगा दैट आपको हर सीन एक मूवी एक्सपीरियंस की तरह लगेगा, बिकॉज दैट इज हाउ दे ऑप्टिमाइज देयर कलर्स। लेकिन LG इज मोर टुवर्ड्स नेचुरल प्रोफाइल। उसमें आपको थोड़े से मामूली से अंडर सैचुरेटेड कलर्स मिलेंगे इन कंपैरिजन विद सोनी, बट दैट इज ओके। आपको कलर प्रोफाइल इंडिविजुअली बहुत अच्छी लगेगी दोनों ही टीवीज की। डॉल्बी विजन की सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज के अंदर नहीं मिलती, लेकिन आप जब डॉल्बी विजन कंटेंट देखेंगे तो दोनों ही टीवीज के अंदर वो शानदार दिखेगा, क्योंकि डायनामिक रेंज में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं आपको सोनी ज्यादा अच्छा लगेगा और कहीं LG। ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि हर टीवी एक डिफरेंट तरीके से हर कंटेंट को प्ले करता है। और ये जब हम बार बार देखते हैं, हर टाइप के कंटेंट में देखते हैं, तो कंक्लूजन मेरा वही होता है कि सोनी और LG मेरे लिए इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि सोनी 74L और नैनो 73 LG के अंदर आपको जो पिक्चर क्वालिटी मिलती है उसको आप सिर्फ पैनल के जरिए ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जिन्हें एक VA पैनल का टीवी लेना है वो LG Nano 73 लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और जिन्हें IPS पैनल की ज़रूरत है वो सोनी 74L लेंगे तो सबसे अच्छा होगा। यही इस चीज़ का कंक्लूजन है, और पिक्चर क्वालिटी में दोनों ही टाइप के बायर्स किसी टाइप का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ वाई मैंने इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, सोनी इज़ स्लाइटली एक्सपेंसिव और आपको LG थोड़ा सा सस्ता मिलेगा। नो चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स, आपका डिसीजन है। आप अपने रूम के अंदर लाइटिंग को ज़्यादा या कम जानते हैं, उसके बेसिस पे आप सही पैनल चुन सकते हैं। ज़्यादा लाइट वाले रूम में एक IPS पैनल, कम लाइट वाले रूम में एक VA पैनल हमेशा सही रहता है।
इसके हिसाब से आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट पे है, जाइए। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे। अब मैं 2 टीवीज़ आपको फिर से दिखाऊंगा। उन दोनों टीवीज़ की कैपेबिलिटीज़ और उनकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन जब आप पिक्चर क्वालिटी देखेंगे हाईसेंस के U7K और सोनी 82L की, तो आपको लगेगा कि यार मैं कौन सा टीवी छोड़ूं। एंड ट्रस्ट मी, यही कंफ्यूजन मेरे साथ भी होती है। मैं बार बार लगातार कितने सारे कंटेंट्स हर टीवी में देखता हूँ, नोट्स बनाता हूँ और उसके अंदर वो चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद अपने पीसी पे आके दोबारा देखता हूँ कि मैं डिटेल कोई मिस तो नहीं कर रहा हूँ। दैट इज़ हाउ वी मेक द वीडियोज़। लेकिन ये दोनों टीवीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया। कारण क्योंकि इनमें से एक बेहतर डिसाइड करवा पाना और आपको बताना, एक रिव्यूअर का काम ये होता है कि 2 में से एक को जज करके बता दे, बट इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू टेल यू दैट ये दोनों टीवीज़ अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। U7K एक फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल के साथ आता है। इसकी कैपेबिलिटीज़ फार बेटर हैं सोनी 82L से। इसके अंदर गेमिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ब्राइटनेस भी थोड़ी सी ज़्यादा है फ्रॉम सोनी, बट there is a contrast difference between Sony and Hisense। इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ आप कंटेंट में देख रहे हैं। ये कंटेंट में कहीं कहीं सोनी बहुत ज़्यादा अच्छा है और कहीं कहीं Hisense बहुत ज़्यादा अच्छा है। ए फुल अरे लोकल डिमिंग पैनल किसी किसी की जगह एक्सेल करता है, लेकिन किसी किसी जगह बहुत मिजरेबली फेल होता है। ये फेलियर पे सोनी जीतता है और जहाँ पे ये बहुत अच्छे से जीतता है वहाँ सोनी हारता है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग टाइप के कंटेंट्स में आती हैं। कलर्स आपको दोनों में बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन जब हम ब्लैक्स देखते हैं, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सोनी 82L में आपको एक IPS पैनल मिलता है, जबकि हाईसेंस में आपको एक VA पैनल विद 10,400:1 कॉन्ट्रास्ट रेशो, जबकि सोनी की कॉन्ट्रास्ट रेशो इज 1100:1। थिंक अबाउट इट, कितना डिफरेंस। लेकिन आपको ये दोनों टीवीज के ब्लैक्स में क्या डिफरेंस दिखा? ना के बराबर। कैमरा में ना के बराबर दिखने वाला ये डिफरेंस रियलिटी में भी बहुत कम है। इतना कम कि मेरे लिए ये एक्चुअली में बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल था कि ये IPS पैनल टीवी है सोनी 82L, एंड दैट इज द पावर ऑफ सोनी। सोनी के पैनल के अंदर जो कलर ऑप्टिमाइज करे जाते हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि शायद उनको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाईसेंस के कलर्स सारे ओवर सैचुरेटेड हैं, लेकिन ये पैनल और इसकी गेमिंग कैपेबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि मैं इन दोनों टीवीज़ को फिर से एक बार सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम पोजीशन पे रेट करता हूँ। ये दोनों टीवीज़ मेरे लिए इक्वल रैंकिंग पे आते हैं और सिर्फ आपको अपनी रिक्वायरमेंट को समझना है। अगर आप एक गेमिंग टीवी चाहते हैं या फिर आपका बजट कम है और आप सोनी जैसी पिक्चर क्वालिटी लेना चाहते हैं, यू डोंट हैव टू वरी, यू कैन बाय हाईसेंस U7K। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपको गेमिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर यू आर जस्ट अ कैजुअल गेमर, आपको कैजुअल गेमिंग के लिए 82L के अंदर भी बहुत शानदार गेमिंग फीचर्स मिलेंगे। प्ले स्टेशन मोड भी मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा, HGIG भी मिलेगा। देयर आर सेवरल अदर फीचर्स, बट ये एक कैजुअल गेमर के लिए बहुत अच्छे हैं। 82L does not come with a 120 Hz panel like Hisense। सो ये चीज़ आपको समझनी है, ये दोनों फ़र्क आपको समझने हैं और उसके हिसाब से एक सही टीवी चुनना है। ये दोनों टीवीज़ में एक और बड़ा प्राइमरी डिफरेंस है, दैट इज़ IPS एंड VA पैनल। दोनों ही टीवीज़ के अंदर आपको थोड़ी सी रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगी। 82L के अंदर ये कंप्लेंट बहुत सालों से चलती आ रही है, दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्टिव पैनल, यानी 80K 80J एवरी पैनल वाज रिफ्लेक्टिव, सो इज 82L। हाईसेंस के इस टीवी के अंदर थोड़ी सी एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग करी गई है, बट आई डोंट सी दैट रिफ्लेक्शन, मतलब वो मुझे एंटी रिफ्लेक्टिव दिख नहीं रहा है। ये भी रिफ्लेक्टिव पैनल है बट थोड़ा सा कम है। सो आपको ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी है।
मैं फिर भी दोनों टीवीज़ को बिल्कुल इक्वल रेट करूंगा और दोनों के लिंक्स आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट में भी दिए हैं। आपको अपनी चॉइस को पहले समझना है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट को पहले समझना है, उसके बाद एक सही टीवी लेना है। रिमेंबर, आप गलत टीवी लेके एंजॉय नहीं करेंगे। चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो को बनाने के लिए हमें लगभग 2 महीने का समय लगा और चाहे आपने सिर्फ 10 से 15 टीवी ही देखे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उन 10-15 टीवीज को बाकी टीवीज के साथ कंपेयर करके चुन के इस वीडियो में इंक्लूड करके आपको दिखाने के लिए मुझे लगभग 50 टीवीज खरीदने पड़े और ये मैं काम कर पाया आपकी मदद से। उसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मेरे लिंक को यूज़ करके मुझे थोड़ी सी अफिलिएट कमीशन कमाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। आशा करता हूँ कि आप ये बार बार करेंगे ताकि मैं हमेशा आपके लिए काम करता रहूँ और ब्रांड के आगे कभी ना झुकूँ। मैं हमेशा सीधी कमर लेके ही चलता आया हूँ और आगे भी चलता रहूँगा। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा ज़रूर। मेरा एक डिफरेंट तरीके का वीडियो था, मैंने एक डिफरेंट तरीका ट्राई किया ताकि आपको ये बता सकूं कि आप जिस पिक्चर क्वालिटी को अज्यूम करते हैं ब्रांड की मार्केटिंग्स में आते हैं वो ना आए। आपको सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर साइड बाय साइड कंपैरिजन में दिखाना ही मेरा पर्पस था। मैं आपको फिर से मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, जो कि एक ट्रू व्यू भी हो सकता है और एक कंपैरिजन भी, कुछ ऐसा ही। जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।